नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे गांधी जी पर, राष्ट्रपिता पर, बापू पर। पिछले 75 सालों में या गांधी जी के जाने के बाद से उनके बारे में अलग अलग विद्वतजनों का, देश और दुनिया में जो माने जाने वाले लोग हैं उनके बारे में जो लिखा वह सचमुच में भरोसे लायक नहीं है कि गांधी जैसा कोई मानव इस धरती पर आया था। आइंस्टीन ने जब लिखा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करें कि एक हाड़ मांस का पुतला जिसका नाम महात्मा गांधी था इस धरती पर हुआ था। जैसे वैशाली का गणतंत्र यूटोपिया हो गया है, जिससे बात करिए बोलते नहीं नहीं नहीं, ये कल्पना में सही है, सपना में सही है। लेकिन वैशाली के गणतंत्र जैसे गणतंत्र बहुत हैं। नॉर्वे, स्वीडन, कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ की गणतंत्र है, जहाँ की कोई गरीब नहीं है। हम गांधी की इसलिए भी याद करते हैं कि गांधी एक ऐसा महामानव है जिन्होंने सत्य के बल पर, अहिंसा के बल पर लोगों को एकजुट किया और अंग्रेज़ों को भागने को विवश किया। हाथ में डंडा जरूर रखते थे, डंडा चलाते नहीं थे। गांधी ही ऐसे शख्स हैं जिनके धूर विरोधी उनके जिंदा रहने, उनके मृत्यु के बाद जो उनकी सिर्फ आलोचना करते थे बगैर पढ़े, आज भी हैं जो बगैर पढ़े बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं, बहुत सारे उनके खिलाफ बातें बोलते हैं। वह भी गांधी के बगैर, यानी आलोचना करके या तारीफ करके, गांधी के बगैर भारत या दुनिया में अहिंसक आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कई लोग हैं जिन लोगों ने अपने मुल्क को आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों से मुक्त कराया, गांधी के अहिंसक आंदोलन से प्रेरणा पा करके। गांधी कहते क्या हैं? गांधी सबके मन की बात करते हैं। कहते हैं कि इस धरती पर प्रकृति ने इतना कुछ दिया है कि हर किसी की ज़रूरत पूरी हो सकती है, चाहे जीव हो या आदमी हो या जानवर हो, लेकिन किसी एक की लालच पूरी नहीं हो सकती। मतलब कि कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा अगर समान वितरण हो। अगर अहिंसा की बात करें तो नफरत नहीं होगा। जिन पुलिस वालों ने लाठियाँ चलाई उनके प्रति भी गांधी जी ने नफरत कभी प्रकट नहीं किया। यह इतनी छोटी बात हमको इतनी बड़ी लगती है, आइंस्टीन को भी लगी, कि उन्होंने कहा कि ऐसा हाड़ मांस का पुतला पैदा हुआ होगा, आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी। आज हम, चूँकि उनका जन्मदिन है, इसलिए हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर बेगम गुलनाज और डॉक्टर पूजा पाठक। ये दोनों जो है व्याख्याता हैं। और हमारे साथ हैं बलराम जो बलराम जी 74 मूवमेंट के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। बलराम जी, मैं आपसे ही आरंभ करता हूं। हम दुनिया के इस कठिन दौर में हैं कि पूरी दुनिया तोप लेकर के शांति को तलाश रही है। कोई बंदूक लिए हुए, कोई AK-47 लिए हुए, सब शांति खोज रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, शांति मिल नहीं रही है। गांधी जी को जब हम याद करते हैं, गांधी जी के जन्मदिन पर या गांधी जी की पुण्यतिथि पर, याद करने का मकसद क्या लगता है? क्यों याद करते हैं? क्या मतलब है? गांधी पूरे दुनिया के लिए यही संदेश की हिंसा कोई विकल्प नहीं है, और हिंसा से कोई चीज़ अगर हम हासिल भी कर लेते हैं तो वह स्थायी नहीं रहेगा, वह हिंसा के ही बल पे चलेगा और हिंसा ही उसका अंत होगा। तो दुनिया में ये संदेश कि शांति के रास्ते से हम अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं, इसको साबित करना, और उनका जीवन सत्य, अहिंसा, इस पे आधारित रहा है। तो मुझे लगता है आज के समय में जब पूरी दुनिया युद्ध के तरफ, हिंसा की तरफ और हथियारों की होड़ में है, ऐसे समय में गांधी जी को याद करना, गांधी जी से सीखना, और वही एक विकल्प, वही एक रास्ता है जो आने वाले जो दुनिया विनाश की ओर बढ़ रहा है उसको बचा सकती है।
पूजा पाठक जी, ये जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में चर्चा ये है कि बगैर हिंसा के क्रांति नहीं होती है। तो महात्मा गांधी ने जो प्रैक्टिकल किया, वह प्रैक्टिकल, और आज के दिन में जो बात हो रही है कि मैंने कहा कि पूरी दुनिया शांति की तलाश कर रही है तोप और बंदूक लेकर के, ये दोनों में आपको क्या लगता है, क्रांति का मतलब क्या है, और गांधी जी कहाँ इस मामले में, जब हम याद कर रहे हैं तो उनके बारे में हम क्या बात करें? सबसे पहले तो गांधी जी के जन्म पर उनको नमन, और हमें गर्व है कि ऐसे महापुरुष हमारे देश में हैं जिनसे हमें हर बार, और आज के समय में तो अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं, उनसे सीखना पड़ता है हमें। क्योंकि मूल बात यही है कि अगर हम हिंसा करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। मतलब हिंसा इतनी हो जाएगी कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, और हमारे अंदर एक जो मानवता है वो नहीं बची रहेगी। इसलिए हमें गांधी जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि मनुष्य ही सबसे ऊपर है, और मानवता को ही बचाए रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म होना चाहिए। धर्म को भी उन्होंने इस तरह से प्रभावित किया। और यही मानना है कि गांधी जी आज भी हमारे मन में इसीलिए बचे रहे हैं। आज हम हिंसा के ओर बढ़ रहे हैं, मगर हमें गांधी जी को याद करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए अहिंसा की तरफ बढ़ना चाहिए। और लोगों के बीच में हमें मानवता का, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मानवता ही विश्व में सबको एकजुट रख सकती है। इसको मद्देनज़र रखकर ये सारी बातें को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर बेगम गुलनाज की मानवता और शांति, ये दो चीज़ें जो ऐसी हैं कि वो सब लोग बंदूक लेके खोज रहे हैं और रिवॉल्वर लेके खोज रहे हैं, तो उससे मिलेगी। या गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐसे शख्स की कल्पना करें जो जब अपना आश्रम बनाते हैं तो वहाँ सांप मारने की मनाही है। सांप को पकड़ने के लिए गांधी जी ने एक बनाया ऐसा यंत्र कि सांप को पकड़ के उसको डाला जाए पिंजरे में, ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाए। आप इमेजिन करिए कि उस जीव के पृथ्वी पर होने और अहिंसा और हिंसा में फर्क करने की जो अद्भुत क्षमता थी। सांप के बारे में आदमी की क्या कल्पना है, वह दुश्मन है आदमी का, देखते ही उसको मार देना चाहिए। वहाँ वो आदमी अपना आश्रम बनाते हुए, जहाँ की पूरा जंगल झाड़ में जब आश्रम बना था उनका, उस इलाके में जो उसका इतिहास है, सिर्फ सांप ही सांप निकलते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मारेगा नहीं सांप को। 8-10 यंत्र बनाए गए, सांप दिखे तो उसको पकड़ के पिंजरे में डालो, ले जाके जंगल में छोड़ा। उससे प्रतिहिंसा नहीं जन्मेगी। वह सांप या जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं में, तब गांधी जी को आप किस रूप में देखती हैं? बिल्कुल सही। उनकी जो अवधारणाएं हैं वो पूरी तरह से मानवता के पक्ष में है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत लोगों का मंतव्य यह है कि लोग क्रांति के लिए हिंसा का सहारा लेना उचित समझते हैं। उनकी यह मान्यता है कि बिना हिंसक हुए या बिना बम गोली के प्रगति नहीं हो सकती है, या किसी तरह का आंदोलन सक्रिय उस तरह से सफल नहीं हो सकता है। लेकिन गांधी जी ने अपने सिद्धांतों के तहत ही ये बात कही है कि आँख के बदले अगर हम आँख लेने लगे तो शायद पूरी दुनिया एक दिन अंधी हो जाएगी। ये जो प्रतिहिंसा की अवधारणा है, इसको पूरी तरह से उन्होंने नकारा है। और हमेशा से ऐसा नहीं है कि उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई है। हमारे सामने कई सारे आंदोलन आए हैं जिसमें उन्होंने शोषण के खिलाफ कई तरह से मूलतः शांतिपूर्वक और सत्य के राह पर चलकर आंदोलन किए हैं, प्रतिक्रिया की है। लेकिन उनके आंदोलन के पीछे एक मंतव्य यह रहता था कि यह जो आंदोलन है या प्रतिरोध है यह हिंसक ना हो। शोषण के प्रति अहिंसात्मक प्रतिरोध उनके ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते रहे हैं, क्योंकि हिंसा से किसी को लाभ होने वाला नहीं है। यह जो हमारी आज न्याय व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें हम किसी की हत्या के लिए किसी दूसरे जो हत्यारा होता है उसे हम मृत्युदंड तक की सज़ा दे देते हैं, मृत्युदंड को प्राप्त किया होता है वो व्यक्ति। लेकिन अगर गांधी की दृष्टि से देखा जाए तो यह भी कहीं ना कहीं अनुचित है। जैसा कि आपने कहा कि यह प्रतिहिंसा का प्रतीक है,
क्योंकि तो हिंसा सुधरने की गुंजाइश हर स्टेज पर होती है। वो आदमी सुधर सकता है जिस पर हत्या का इल्जाम है, जी। आने वाले दिनों में अपनी गलती रियलाइज करेगा। हमारे यहाँ तो उदाहरण है, जी। रत्नाकर से वाल्मीकि का उदाहरण है, जी, इससे जी। बड़ा बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही अवधारणाओं के कारण शायद उन्होंने ये माना है कि इस तरह की प्रतिहिंसाओं का हमेशा विरोध किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि गांधी की सफलता के पीछे उनकी मानवीय विचारधारा ही रही है। हमारे यहाँ कितने सारे क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन हम आज भी मानते हैं कि जो स्थान भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी का रहा है, वह स्थान उस तरह का स्थान दूसरे क्रांति वो महत्वपूर्ण होते हुए भी सर्वोपरि स्थान जो है गांधी को मिला हुआ। तो कहीं ना कहीं ये उनके अहिंसात्मक प्रवृत्ति की विजयी है। इसी कारण और हम ये मानते हैं, हम सभी जानते हैं कि गांधी कोई उनकी विचारधारा ही नहीं, बल्कि वह तो भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारतीय दर्शन के तहत ये जो त्याग है, अहिंसा है, ये प्रवृत्तियाँ चिरकाल से चली आ रही है। और जब ये हिंसाएं समाप्त हो जाएंगी तो मानवता या सृष्टि अपने आप समाप्त हो जाएगी, फिर संसार में कुछ बचेगा नहीं। तो जब तक अहिंसात्मक प्रवृत्ति मनुष्य के भीतर बनी हुई है, तब तक संसार बचा हुआ है और तब तक गांधी जीवित है। ऐसा नहीं है कि गांधी का अस्तित्व कभी इस पृथ्वी के रहते, इस दुनिया के रहते गांधी का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता है। बलराम जी, यह गजब का मुल्क है। इस मुल्क में जब गांधी की चर्चा करते हैं, धर्म को रिलेट करना पड़ता है। हम सांप को दूध पिलाते हैं, यह ऐसा मुल्क है। हम चींटी को आटा देते हैं, चीनी बांटते हैं, यह ऐसा मुल्क है। हम कौवे को खाना खिलाते हैं। तो यह जो मुल्क है, जिस मुल्क में इस तरह, तो वहाँ पर इस हिंसा के बारे में, इसलिए कि बंदूक सिर्फ डराने का काम करती है, बंदूक फूल नहीं खिला सकती है। हालांकि एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कुछ लोगों ने कि तोप में फूल की माला डालते हैं और दूल्हा दुल्हन के गले में माला डाल देता है, लेकिन तोप का काम गोला उगलना ही है, मारना ही है। वैसे दृष्टि में अगर हम सोचें गांधी के बारे में, या जो लोग हैं, कि आदमी को अगर एकजुट करना है, लोगों को अपने साथ लेकर के एक समूह में आंदोलन खड़ा करना है, सामूहिक निर्णय लेना है, तो अहिंसा एकमात्र रास्ता हो सकता है। इसके अलावा जो भी रास्ते होंगे, उस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ हिंसा और प्रतिहिंसा ही होगी। हाँ, ये तो सही है। और आप देखेंगे कि हमारा देश भी काफ़ी हिंसा की ओर बढ़ा हुआ था, और हम अभी भी जितना इतिहास पढ़ते हैं वो युद्ध और हिंसा पे आधारित है। ज़्यादातर इतिहास हमको वही पढ़ाया जाता है। हमारा जो धर्म ग्रंथ है वह भी युद्ध और हिंसा पे उसकी कहानियाँ बनी हुई है। ऐसे समय में गांधी जी फिर से एक बार अहिंसा के रास्ते पे ले जाना और पूरे मुल्क को एक साथ कर लेना, एक अपने आप में चमत्कार, एक अपने आप में अद्भुत बात है। गांधी जी एक बार चुटकी लेते हुए कहते हैं कि अगर मौका मिले तो मैं कार्ल मार्क्स से इजाज़त लेके उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी जो लिखे हैं उसको मैं अपनी तरीके से लिखना चाहूँगा। तो एक बड़ी बात है कि वो क्रांति की बात कर रहे हैं, वो बदलाव की बात कर रहे हैं, वो शोषण के विरुद्ध बात कर रहे हैं, लेकिन उसका रास्ता जो होगा वो कैसे अहिंसक तरीके से हम कर सकते हैं, इस दिशा में वो सोच रहे हैं। हाँ डॉक्टर पूजा, ये वो मिल में आंदोलन हुआ, मिल बंद हो गया, इसलिए कि जो आम धारणा है आंदोलनों की, हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। और वहाँ जा कर के उन्होंने मजदूरों की मांगें भी मनवाई और मिल भी चालू कराया, इसलिए कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। उसमें हिंसा प्रतिहिंसा दोनों छुपी हुई है, और तब बातचीत का रास्ता बंद हो जाता है। या तो हम आपसे छीन लें, या जो सामने वाला पार्टी वो हमसे छीन ले, यही रास्ता रहता है। इस वजह से भी मजदूर आंदोलन को भारी नुकसान आज़ादी के बाद के दिनों में हुआ है और लगातार होता चला जा रहा है। रास्ता निकाला उन्होंने कई जगह आंदोलन। गांधी जी ट्रेड यूनियनिस्ट थे, यह आज के कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है गांधी जी ट्रेड यूनियनिस्ट भी थे, गांधी जी पत्रकार भी थे। एक आदमी कितने रूप में था, गांधी जी एडवोकेट भी थे, गांधी जी सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, गांधी जी कमाल की चीज़ थे, गांधी जी मध्यस्थ भी थे। तो उनको अगर आप आकलित करना चाहें गांधी जी को, जब वह चंपारण में, उच्च महात्मा उनके कहलाने के बारे में दो तरह की बातें हैं। एक तो है कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ
ठाकुर ने उनको कहा महात्मा पहली बार। दूसरी बात यह है कि चंपारण में जब वो गए उन्होंने बहुत गरीबी देखी, और एक महिला को जब बताया गया कि वो इसलिए देर से पहुंची है कि उसके घर में उसकी बहू घास काटने गई थी, और जब वो लौट करके आई है तब वो आ रही थी। गांधी ने पूछा क्यों ऐसा है भाई? तो उन्होंने कहा कि एक ही लुग्गा है, लुग्गा मतलब साड़ी होता है, तो वो उसने पहना, तब वो खाली वक्त ये पहन करके आ रही है यहाँ पर। गांधी जी ने वस्त्र त्याग दिए, और वहाँ से चंपारण के लोगों ने महात्मा जोगिंदर शुक्ल ने महात्मा कहना शुरू किया। ये दो तरह की धारणाएं हैं जो इतिहास है, दोनों जगह मान्यता प्राप्त है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा, इन्होंने भी कहा। क्या समाज सिर्फ और सिर्फ दूसरे से त्याग की अपेक्षा करता है, या खुद भी त्यागने की तरफ बढ़ता है? जहाँ तक मुझे आज़ादी के आंदोलन की जानकारी है कि उस समय गांधी ने प्रेरित किया, गांधी से प्रेरित होकर के लोगों ने उसी हिसाब से अपने सुख त्यागे, अपने गहने दान किए आज़ादी के आंदोलन के लिए। लेकिन आज़ादी के बाद जो मुल्क हमारा है, वह मुल्क हमारा है, यह फीलिंग 15 अगस्त 26 जनवरी की होती है, या चुनाव के समय जब कोई इस तरह का चुनाव होता है तब गाने बजने लगते हैं, उसी से फीलिंग होती है। यह हम फील क्यों नहीं करते हैं कि हमारी जवाबदेही है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की संपत्ति के प्रति। राष्ट्र की संपत्ति हमारे पैसे से बनी है। युवा पीढ़ी जो है, जहाँ आप लोग पढ़ाती हैं, वो युवा पीढ़ी क्यों नहीं इस दिशा में सोच रही है? उसके लिए गांधी अप्रासंगिक हो गए हैं। लगता है कि गांधी के रास्ते कुछ नहीं निकल सकता, जबकि आज भी निकल रहा है। पिछले 10 सालों का अगर आप इतिहास देखें तो 10 सालों में भी बहुत सारा निकला है। 15 साल का इतिहास देखें, 20 साल का इतिहास देखें, जो नए कानून बने हैं वो सिर्फ अहिंसा का आंदोलन से बने हैं। चाहे वो खाद्य सुरक्षा का कानून हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, सब अहिंसा का आंदोलन से बने हैं। आपकी क्या राय है? बात यह है कि जहाँ अहिंसा की बात होती है वहाँ पर बिखराव और दुराव हमेशा होते हैं। लोग अहिंसा करेंगे तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग बात करना बंद कर देंगे, एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। मगर गांधी जी को एकदम ध्यान में था, या वो अपने विचारों में सोचते थे कि हम जब एकजुट रखेंगे और सामान्य भाव से, मतलब ऐसी बातें करेंगे कि लोग उससे मतलब प्रभावित हों और दोनों रास्ते निकले। मतलब अहिंसा के बगैर भी उन्होंने ट्रेड यूनियन में यूनियन के जो अधिकार थे उनको मनवाया। इस तरह के जो उन्होंने कदम उठाए वो इसलिए क्योंकि बिना अहिंसा के एक सुलझाने वाली प्रवृत्ति में उन्होंने ये सब चीज़ें की। बाकी और मैं कहना चाहूँगी कि गांधी जी, बच्चों के बीच में आज नकारात्मक भाव भी गांधी जी को लेकर के आता है, तो इस कारण से क्योंकि वो गांधी को सिर्फ सुन करके अर्जित करते हैं, उनको पढ़ने के लिए वो अग्रसर नहीं होते हैं। बिना पढ़े वो गांधी के बारे में जो धारणाएं, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बुरा भी या बुरी बातें भी प्रचलित हो जाती हैं, र्यूमर बन जाता है। तो ज़्यादातर हम लोग मनुष्य प्रवृत्ति है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनी सुनाई बातों को ध्यान में रखकर हम आगे उस पर अपना विचार बना लेते हैं। मगर हमेशा ये जानकारी रखनी होगी कि हमें पूर्वाग्रह से बचना होगा। हमें जो हम देख रहे हैं या गांधी और इतिहास को हम जब तक पूरे तथ्य के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें उस पर कोई भी विचार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सत्ता लोलुप जो होते हैं वो अच्छे व्यक्तित्व को इसी तरह से धूमिल करना चाहते हैं। और गांधी जी चूँकि इसलिए वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे देश के बारे में सोचा और पूरे देश को लेकर के वो एकजुटता में चलना चाहते थे, अहिंसा को ही। क्योंकि आज जो धर्म को लेकर के इतनी सारे मारकाट हैं, ये सब वो नहीं चाहते थे। उनका मतलब, धर्म का मतलब है कि हमारा क्या कर्तव्य है कि समाज में हम क्या दें। धर्म का मतलब यह नहीं है कि हम आडंबर और संप्रदाय में बंटकर ऊंच नीच के भावना को धर्म से जोड़कर हम एक दूसरे के पीछे लगे रहें, या एक दूसरे को, आज जैसे हिंसा बढ़ जाती है, सांप्रदायिक दंगे अधिक बढ़ जाते हैं, जो सत्ता में है वो फूट डालो शासन करो की नीति द्वारा लोगों को अलग करते हैं। तो गांधी जी, अगर जो व्यक्ति नैतिक मूल्य समय सापेक्ष होता है, नैतिक मूल्य के हिसाब से अगर गांधी जी को मानते हैं या उनमें थोड़ी सी भी मान्यता बची रहेगी तो उनके अंदर गांधी जिंदा रहेगा। ये आज के समय में ऐसा आम आदमी के लिए बिल्कुल कहना ज़रूरी है कि जिनके अंदर नैतिकता बची रहेगी और वो मानव समाज को लेकर के सबको एकजुट लेकर के सोचेंगे, उनके अंदर गांधी आज भी जिंदा रहेंगे।
और गांधी जी का एक कोट मैं सुनाता हूँ, डॉक्टर गुलनाज बेगम। वो कहते हैं कि किसी भी फैसला लेने के पहले आप उस व्यक्ति की कल्पना करो जिसको जानते हो और जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, उसको केंद्र में रख करके कोई भी निर्णय लोगे तो वो निर्णय गलत नहीं होगा। समाज, सरकारें क्या उस अंतिम व्यक्ति को केंद्र में रख कर के आज इस तरह के फैसले लेती हैं, आपको लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके लिए मानवता, सच्चाई, अहिंसा ये कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए महत्व रखता है सत्ता। वो जो चेयर, वो जो कुर्सी उनको हासिल करनी है, उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये पूरा इतिहास बताता है, राजनीतिक इतिहास बताता है। क्योंकि लेकिन हमारा धर्म तो ये बताता है कि हम आए थे खाली हाथ, जाना है खाली हाथ। सत्ता हमारे पास कितनी भी बड़ी हो, हम कुछ भी करें, आए थे खाली हाथ, जाना है खाली हाथ। कोई जेब नहीं होता है, न कफन में जेब होता है, न ऊपर अकाउंट खुलता है। सर इतनी सामान्य सी बात अगर लोग मान लेते तो हम गांधी पर चर्चा करना शायद आज छोड़ देते, या आज चर्चा करने की आवश्यकता तो गांधी पर चर्चा करने के लिए नहीं, ये सारे लोग इसको मैं ये बात कहना चाहूँगी क्योंकि जो प्रासंगिक है, जैसे हम कहते हैं कि गांधी प्रासंगिक है, हम साहित्य के क्षेत्र में कई ऐसे कथाकारों या साहित्य की बात करते हैं, रचनाओं की बात करते हैं कि वो प्रासंगिक है। वास्तव में किसी रचना का, किसी व्यक्ति का, किसी साहित्यकार का, गांधी का भी प्रासंगिक होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि आज भी हम गांधी को क्यों प्रासंगिक मानने को विवश हैं, क्यों हमें गांधी की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि वो समस्याएं जिनसे वो जूझ कर आ रहे हैं, जिनका समाधान उन्होंने दिया था, उनकी वो समस्याएं आज तक मौजूद हैं। और जो समाधान उन्होंने हमें बताए थे, इसका मतलब यह है कि उन समस्याओं के समाधान के लिए हम उस रास्ते को नहीं चुन रहे हैं। तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, हमारे शर्मिंदगी की बात है कि हम उनके बताए रास्तों को आज़ादी के तुरंत बाद भूल जाते हैं। क्योंकि बलराम जी, ये गांधी जी की दो चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। एक तो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन श्रीपत सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो भगवान सन्मति क्यों नहीं दे रहा है? भगवान भी कहीं व्यस्त हैं, क्या है? देखिए, सम्मति देने की चीज़ तो अपने अंदर से निकलना है। और गांधी जी ने उस भजन में जो संदेश देने की कोशिश की वो ये कि ईश्वर आप किसी नाम से बुलाए, आपके अंदर आस्था है तो वो अल्लाह कहे या भगवान कहे, आप अपने आस्था को उसके प्रति व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारे अंदर में अपने समाज को देखने का नज़रिया, खास करके अभी आप जो बोल रहे थे कि अंतिम जन की बात, तो अंतिम जन तक हम पहुंच ही नहीं पाते। हमारे राजनेता, हमारे ब्यूरोक्रेट इतने सारी बैरियर लगा के रखे हैं कि ना अंतिम जन वहाँ तक पहुंच पाते हैं, ना वो अंतिम जन तक पहुंच पाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वो चुनाव के समय में और दया भाव से, तो गांधी जी जब अपने जीवन को बदले और वो सिंपैथी की जगह पे एम्पैथेटिकल सोचने लगे, वो अपने को उनके जगह पे रह के सोचने लगे, तो पूरा नीति और पूरे दर्शन बदल गया। तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश में अभी भी बहुत दूर है कि वो सहानुभूति के बदले में एम्पैथेटिकल सोचे, और तब देखेंगे कि हमारा सारा नीति एक जन नीति के रूप में उभर के आ सकते हैं। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि गांधी जी जब बात करते हैं तो वो बहुत ही सावधानी से कहते हैं कि धर्म के बगैर राजनीति और धर्म के बगैर विज्ञान, ये दोनों राक्षस बन जाएंगे। तो वो धर्म क्या है जिस धर्म की वो बात करते हैं कि राजनीति का अपना धर्म होगा, विज्ञान का भी अपना धर्म होगा, तो वो क्या है ये दोनों चीज़ें? देखिए, विज्ञान में अगर नैतिकता नहीं रहे तो विज्ञान किसी भी दिशा में जा सकता है। थोड़ा सा हम आपको ये टिप देते हैं कि विज्ञान का मतलब कि जो चीज़ें विकसित हुई उससे बाजार से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, या विज्ञान ने जो चीज़ें विकसित की वो मानवता के कितने काम आए, प्रकृति को कितना बेहतर बनाने के काम आए। ये फ़र्क जो है ये हम आपसे समझना चाह रहे हैं।
यही फ़र्क है। अगर विज्ञान में नैतिकता नहीं है, जिसको हम धर्म भी कह सकते हैं, तो वो विज्ञान मानव विरोधी हो सकता है, वो सृष्टि विरोधी हो सकता है, प्रकृति विरोधी तो हो ही सकता है। तो चाहे वो विज्ञान हो या व्यापार हो या राजनीति हो, अगर उसमें नैतिकता नहीं है, और शायद इसी नैतिकता को परिभाषित करने की कोशिश की है कि धर्म एक नैतिक बाइंडेशन देता है, एक बंधन देता है जो एक दिशा में विज्ञान चले, मानव के हित में जाए, मानव के विरोधी नहीं हो, और शायद पूरा हिंसा का आधार भी यहाँ से ख़त्म होगा, उसका बुनियाद ख़त्म होगा। तो मुझे लगता है कि गांधी जी की धर्म की परिभाषा, एक तरफ तो जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो धर्म को अफीम के रूप में कहें, और जो आस्था वाले लोग हैं वो शायद उसको उस रूप में, उस भाषा में नहीं एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन धर्म को जिस ढंग से गांधी जी परिभाषित करते हैं, मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक आस्था के साथ में विज्ञान को देखने का, समाज को देखने का कोशिश करेंगे, एक नया दृष्टि मिलेगा, और गांधी जी का शायद यही प्रयास रहा होगा। डॉक्टर पूजा पाठक, गांधी जी को जब हम देखते हैं तो गांधी जी जब बात करते हैं तो श्रम का बहुत ज़्यादा वो प्रतिष्ठा की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि बिन श्रम जो खाए वो चोर कहलाए। हमारे यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है, जो श्रम कम से कम करेगा वो उतना ज़्यादा सम्मानित है। गांधी जी एक बैरिस्टर, नामी गिरामी बैरिस्टर, वो आकर के शौचालय साफ करता है और किसी को कहता नहीं है कि इसको साफ करना है। तो यह जो है कि श्रम के प्रति प्रतिष्ठा होना, एक आदमी में कितने सारे एफर्ट्स हैं, कितने सारे क्वालिटीज़ हैं, कितने सारे गुण हैं, इन गुणों को हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं, क्यों नहीं सीखना चाह रहे हैं, क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं। राम की हम बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, लेकिन राम और कृष्ण ने जो किया उसकी बात को जानने समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, पढ़ते क्यों नहीं कि राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्यों क्या कहा। दरअसल श्रम का तो आदर होना ही चाहिए। जैसे गीता में भी लिखा है कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। कर्म जो व्यक्ति करते हैं वही ओजस्वी और हम जिस ऊर्जावान बिल्डिंग में होते हैं। बैठे हुए हैं हम नहीं बना सकते हैं, जिस श्रमिक ने बनाया उसके प्रति हमारा सम्मान तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि वो ईंट गाड़े का काम कर रहा है, ये बना कर चला गया, उसको नहीं पता है, कोई नहीं जानता है कि कौन बनाया, कौन बना के कहाँ चला गया। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि तुम जब श्रम करोगे तो श्रम करने वाले के प्रति तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और वो तुम्हारा भाई बनेगा। जी, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, मार्क्स ने जिस तरह से कहा है। मगर गांधी जी जब श्रम की बात करते हैं, हम अक्सर क्या होता है कि छोटा रास्ता यानी शॉर्टकट रास्ता को ज़्यादा अपनाते हैं और श्रम करने से हमेशा बचते हैं। भारतेंदु ने अपने निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है इसमें कहा है कि विदेशों में लोग कर्मठ या वो इतना विकसित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ जो मामूली जो व्यक्ति है, जो रिक्शा भी चलाते हैं या जो कुछ करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, वो भी श्रम करते हैं और लगातार श्रम करते हैं। किंतु भारत में बैठा व्यक्ति वो इतना आलसी होता है कि वो चिंतन भी नहीं करना चाहता है। जो समाज उसके सामने है उसको कैसे ठीक होगा या उसमें क्या कमियां हैं इसके बारे में भी वो नहीं सोचता है। और जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको अच्छे में हो रहा है तो ठीक है, मगर अगर हिंसा के तरफ जा रहा है या उनका अवमूल्यन हो रहा है समाज का, तो उसमें व्यक्ति उसको सोचने की भी जद्दोजहद नहीं करता। कोई भी चीज़ हमारे सामने आता हम बिना सोचे उसके ऊपर निर्णय ले लेते हैं, मगर हमको सोच कर उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। और हमेशा ये मैं कहूँगी कि छोटे से छोटे काम, क्योंकि वो व्यक्ति अपने श्रम कर रहा है तब वो कमा रहा है, उसके जो श्रम है उसका उसको मूल्य मिलता है और प्रत्येक श्रम का एक अपनी महत्व है। क्योंकि जो छोटे काम करते हैं अगर वो नहीं रहेंगे तो बड़े बड़े लोग जैसे कि जो किसान हैं वो अगर धान नहीं काटेंगे, धान नहीं बोएंगे तो जो हम बैठकर खाना खा लेते हैं ये सब हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए
जैसे कोई मेहतर ही है, वो अगर सफाई नहीं करेगा गंदगी की तो हम गंदे वातावरण में रहेंगे। इससे हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कि एक उपन्यास था उसमें कहा गया था कि एक उपन्यास में बातें होती हैं तो वहाँ पर हरिजन दलितों को बहुत शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मगर जब वो अपने गांव या जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ की गंदगी साफ़ करना छोड़ देते हैं तो लोग खुद परेशान हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें ये कहा गया है, सदगति है, जिसमें वो दलित मर जाता है एक लकड़ी का तोड़ते तोड़ते, मगर उसकी लाश को वहाँ से नहीं ले जाते हैं। इसमें उसकी कितनी मतलब ऊंचे कुल का जो रहता है उसके की जो बेइज्जती होती है या उसको बहुत पाप जैसा फील होता है। तो दलित और जो नीचे कास्ट के भी जो श्रम के मामले में जब हम गिनते हैं तो छोटे श्रम करने वाले को हम हे दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि हम सब मिलकर और हमारे सबके श्रम मिलने से ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। जो कि अगर हम छोटे को हे दृष्टि से देखेंगे और काम में बाधा होगी तो हमारा समाज बिल्कुल स्वस्थ स्वच्छ बिल्कुल नहीं होगा। तो श्रम को हमेशा महत्व देना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। डॉक्टर बेगम गुलनाज, एक तो आप देखिएगा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, इस तरह बहुत सारे लोग हुए हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में बगैर पढ़े बगैर समझे कहा जाता है कि वो उनके धूल विरोधी थे। लेकिन चाहे वो रविन्द्रनाथ ठाकुर हों, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे कहीं किसी ने गांधी के बारे में कोई कुछ ऐसा का इतिहास में दर्ज नहीं है। इतिहास नहीं है इस तरह का। एक दूसरे की जिस गांधी जी का डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से भिन्न बहुत मतभेद था, वह उनको बॉम्बे काउंसिल में उनकी सदस्यता के लिए अड़ जाते हैं और उनको बॉम्बे काउंसिल में उनको डालना पड़ता है। यह जो गांधी है, जो पुलिस की पिटाई करने वाले पुलिस वाले खाना खाए कि नहीं खाना खाए, यह जाकर देख करके आओ कि वो खाना मिला कि नहीं, उसके वहाँ से खाना आया कि नहीं आया। और यह जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं बगैर पढ़े बगैर समझे, इससे हम कौन सा मुल्क, कौन सा समाज बनाएंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के रास्ते पर गांधी ने उनको कभी नहीं कहा। गांधी ने तुमको जो रास्ता सही लगता है आप अपना रास्ता अपनाओ, हमको जो रास्ता सही लगता है सही रास्ता अपनाओ। जितनी चिट्ठियां हैं, जितने ये छपे हुए हैं, उनके बयान छपे हुए हैं, एक भी बयान ऐसा नहीं है जिसमें वो कह रहे हो कि गांधी गलत दिशा में जा रहे हैं। सब यह कहते हैं कि वो अपने रास्ते कोशिश कर रहे हैं, हम अपने रास्ते कोशिश कर रहे हैं और सफलता मिलती है इसलिए कि लोग ऐसे ही बंदूक से डरता है। सामान्य आदमी बंदूक के साए में इकट्ठा कर सकते हैं ज़बरदस्ती बंदूक दिखा करके, लेकिन बंदूक के साए में कंटिन्यूटी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन अहिंसा के रास्ते से आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और सही काम के लिए आगे लड़ सकते हैं। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो अंबेडकर और गांधी के बीच काफ़ी मतभेद है। इसको लेकर के कई तरह की बातें फैलती हैं। इसके लिए मैं कहूँगी कि अरुंधति राय की किताब है, एक था डॉक्टर एक था संत, इसको अगर पढ़ लें तो बहुत कुछ दृष्टि साफ हो जाएगी। रही बात जो क्रांतिकारी रहे हैं आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाने वाले, उनके पक्ष में ऐसा लगता है कि उनके पक्ष से कहा जाता है कि गांधी ने उनके समर्थन में किसी तरह का प्रयास नहीं किया। कई बार ये बातें थी, खास करके भगत सिंह के लिए, कि कही जाती है कि उनकी फांसी को गांधी रोक सकते थे लेकिन उन्होंने रोका नहीं। तो ये पूरी तरह से भ्रांति है। ये जो पढ़ते पढ़ाते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। जो नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं वह शायद इन बातों पे आ जाएंगे, क्योंकि भगत सिंह गर्म खून वाले थे, वो युवा थे, तो वह चाहते थे कि वो जो एक इत्मीनान से धैर्य के साथ आज़ादी की राह पर चलने वाली जो प्रवृत्ति है वो सामान्य युवा वर्ग में असंभव है। उसमें उसकी खोज करना ये एक तरह से अन्याय ही होगा। तो भगत सिंह जिस रास्ते पे चले थे, निसंदेह वो उनकी अपनी मर्जी थी।
और चलते चलते वो इस सीमा तक चले गए थे कि तत्कालीन जो सरकार थी उसकी दृष्टि में वो आतंकवादी की तरह घोषित कर दिए गए थे, आतंकवादी थे। तो इस तरह से अगर किसी की छवि बन जाती है, सरकार जिसकी सत्ता है, अगर वह किसी व्यक्ति विशेष को, उसके दल को आतंकी घोषित कर देता है, तो कोई व्यक्ति अगर उसके लिए फांसी जैसी सज़ा भी रुकवाने का प्रयास करे तो वो नहीं कर पाएगा। इसके कई सारे उदाहरण है। चिट्ठियां लिखी है भाई, वो उदाहरण एग्जाम्पल है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि इतिहास बताता है ना। जी जी, संपूर्ण बांग्ला में, गांधी बांग्ला में देख लीजिए, गांधी बांग्ला में है, उन्होंने क्या कहा है, नहीं कहा, प्रयास किया था। लेकिन उनके जिस तरह से वो सक्रिय रहे हैं, हिंसा के मार्ग में चल करके, तो उस कारण ये गांधी के लिए भी असंभव हो गया कि वो उनके पक्ष में रह करके या उनकी पैरवी करते हुए उनकी फांसी को रुकवाते। तो ये स्पष्ट है। बलराम जी, एक चीज आपको कहना चाहेंगे, गांधी और भगत सिंह, ये दोनों में एक जगह साम्य मुझे दिखता है, वो टिपिकल साम्य है। गांधी जी अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, भगत सिंह हिंसक लड़ाई लड़ रहे थे बंदूक के साथ, अपना रिवोल्यूशनरी पार्टी में थे। लेकिन भगत सिंह जब कोर्ट में सजा होती है और जब उनको बयान देने के लिए कहा जाता है, तो भगत सिंह क्या बयान देते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि हाँ, मैंने बम फोड़ा, मारने के लिए नहीं, बाहरी सरकार को सुनाने के लिए। जबकि यह गुंजाइश थी भगत सिंह के पास कि असेंबली उड़ा सकते थे। बहुत सारे लोग मारे जाते। जो आदमी बम रख सकता है, किस तरह का बम रख सकता है? यह जो सच बोलने की ताकत है। गांधी को आप देखिए, जब गांधी पहली बार पकड़े जाते हैं चंपारण जाते हुए, और उनको सजा होती है, कोर्ट में जब जाते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ, मैंने कानून तोड़ा, मैंने तो लिख के दिया कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ, और उस कानून तोड़ने से जो दंड होगा उस दंड को लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, आपको जो दंड देना हो दे दीजिए। मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि आप नहीं गए थे। बोले नहीं, मैं गया था ना। मैं आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस परिप्रेक्ष्य में अगर गांधी और भगत सिंह को देखते हैं, तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सच बोलने की अगर ताकत हो, सच बोलने की हिम्मत, तो चीज़ें बदल सकती है क्या? देखिए, गांधी और भगत सिंह को अगर सही तरीके से पढ़े तो एक नहीं कई समानता मिलेगी। एक समानता तो जो अभी आप बताएं कि सच बोलने की ताकत, और भगत सिंह एक जगह नहीं कई जगह अपने जीवन के बारे में कई ऐसे बातें हैं जो शायद आम लोग नहीं बोल सके, लेकिन भगत सिंह बेबाकी से अपने बात करते हैं। तो और बम फेंकने की बात को स्वीकार करते हैं। तो सत्य पे उतना ही आस्था भगत सिंह का भी था जितना आस्था गांधी का। लेकिन एक और बात है कि भगत सिंह मूलतः हिंसक नहीं थे। ये बात भी उनके जेल डायरी में अगर आप पढ़ेंगे तो, और वो कोर्ट में भी बोलते हैं कि हम ये हिंसा के लिए ये बम नहीं फेंके, हम ये बहरी सरकार को सुनाने के लिए। और तीसरी बात ये है कि उनके और कई और रेफरेंस है जिसमें आप देख सकते हैं कि भगत सिंह मूलतः हिंसक नहीं थे, और वो अहिंसा के बारे में अपनी बात रखे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भगत सिंह खुद ये कहते हैं कि मेरा बलिदान व्यर्थ चला जाएगा अगर मेरे लिए कोई माफ़ी मांगे और मुझे माफ़ कर दिया जाए। बिल्कुल। तो मैं जो चाहता हूँ कि इस पूरे देश में भारतवासियों में एक संदेश जाए और एक फिर से जोश आए। तो उन्होंने खुद मना किया कि मेरे लिए कोई माफ़ी नहीं मांगे। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उनका जो जेल में जो उनको सेवा करने के लिए जो थे सेवादार मिले थे, वो एक दलित थे, और उसको वो बहुत प्यार करते थे, और उसको अपनी माँ के बोल के बुलाते थे। तो आप देखेंगे कि अगर इस तरह से अगर उनके दोनों के जीवन को देखेंगे तो आप कई समानता, जिसको हम घोर विरोधी के रूप में लोग प्रचारित करते हैं, उन दोनों में भी कई समानता आप कई जगहों पे अंबेडकर और गांधी जी के बीच के भी समानता को आप निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन दिनों में जो वैचारिक मतभेद होने के बावजूद जो प्रेम था, जो लगाव था और जो सम्मान था,
वो बहुत कुछ सीखने के लिए हम यह तो अद्भुत है कि जब जाते हैं गांधी जी रविन्द्रनाथ ठाकुर के यहाँ तो वो खड़े हो जाते हैं, ठाकुर रविन्द्रनाथ ठाकुर आइए आइए आइए। नहीं थे, इस नहीं होने का अफसोस कि पहली बार जब आप आए थे मैं नहीं था, आपने पहले सूचना नहीं भेजी थी, यह अफसोस जाहिर करना। तो जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो वैचारिक मतभेद होने के बावजूद बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, हम आप बहुत अच्छे मित्र हैं लेकिन बहुत सारे मुद्दे पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का अनादर नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट करेंगे। जो मूल्य हैं उन मूल्यों के प्रति आस्था हमारी रहेगी। वो मूल्य क्या थे? अगर हम सच बोलेंगे नहीं तो हम किसी से आंख मिला पाएंगे क्या? एक सबसे बड़ी बात है, जब हम आंख में आंख डाल करके बात नहीं करेंगे तो हम अपनी बात उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, अपनी बात समझा नहीं सकेंगे। तो भगत सिंह ने जो बलिदान दिया कि सच बोलने के कारण एक जो नई जागृति युवाओं में आई, गांधी जी का आंदोलन और आगे तेज हुआ, एक सच बोलने वाला दूसरे सच बोलने वाले के साथ जो जुड़ा, उससे जो आंदोलन को गति मिली, इस पर विचार होना चाहिए। हम एक चीज़ पूजा पाठक से पूछना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप लोग कॉलेज में पढ़ाती हैं, हाल ही में कॉलेज आप लोगों ने छोड़ा भी है 10 साल पहले 5 साल पहले, तो वहाँ किस बात पर चर्चा होती है आजकल? हम ये समझना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो चर्चा होती थी महंगाई की भी, बेरोजगारी की भी, हम दोनों उसी बेरोजगारी और महंगाई की लड़ाई में अपना सारा कुछ छोड़ कर के इधर आ गए। तो अभी युवाओं में किस बात की चर्चा होती है? कभी इस पर बात चर्चा होती है गांधी जी पर, भगत सिंह पर, सुभाष चंद्र बोस पर, चंद्रशेखर आज़ाद पर, मौजूदा हालात पर, मुल्क के समाज के क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या सिर्फ पीछे पीछे चले जाना चाहिए? कोई झंडा लेके जा रहा है उसके पीछे पीछे जाके करके चलाना चाहिए? क्या लगता है आपको? बात यह है कि चर्चाएं तो होती हैं और मैं देखती हूँ कि नकारात्मक चर्चा ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अभी तो जैसे सांप्रदायिक मामला सोशल मीडिया के कारण इतना ज़्यादा ये है, महंगाई का मामला है, बहुत सारे मामले हैं जिस पर लोग सोचना ही नहीं चाहते हैं और जैसा उनको दिखाया जाता है वो वैसा ही देखते हैं और वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। जो चीज़ उनके दिमाग में ज़्यादा प्रभावित होती है, जिसको वो दिन रात देखते हैं, क्योंकि जो हमारी मीडिया, सोशल मीडिया का काम जो हो रहा है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग जो कर रहे हैं, उसके कारण क्या है कि बच्चों के मन में या जो समाज में जो लोग हैं उनके मन में नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। हम सकारात्मक चीज़ों को नहीं दिखाते हैं और बात वहीं फिर घूम के आ जाती है कि जब तक हम गांधी को पढ़ेंगे नहीं तो पूर्वाग्रह और सुनी सुनाई बातों को अगर हम ध्यान में देंगे तो बच्चे तो यही बोलते हैं कि गांधी ने देश को मतलब 2 भागों में बांट दिया। फिर भगत सिंह की जैसे बात हुई तो वहाँ उन्होंने उनकी फांसी नहीं रोकी। तो गांधी को लेकर जो युवा पीढ़ी में नकारात्मक भाव है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो गांधी को पढ़ते नहीं हैं और सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि वही बात है, बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते। गांधी जी की क्या ताकत थी कि जिस ताकत की बदौलत उनके कहने से अंग्रेज सरकार भगत सिंह की फांसी रोक सकती थी? एक ताकत तो थी बड़ी। क्या चीज की ताकत थी? उस लाठी की ताकत थी या उस अहिंसक आंदोलन की ताकत थी, सत्य बोलने की ताकत थी? ताकत किस बात की थी? जी, गांधी जी के अंदर सत्य बोलने और दूसरे जो ये लोग कहते हैं, हम ये कहते हैं कोई भगत सिंह के रास्ते पर चलता नहीं, भगत सिंह की बात जरूर करता है। भगत सिंह की रास्ते पर चलो ना भाई, ये हिम्मत दिखाओ, अगर आप में हिम्मत है तो सच बोलना सीखो ना। पहले तो सच बोलना सीखो कि हम जो कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ओन करें कि भाई हमने किया, हमने ये गलती की, हमने नहीं पढ़ी तो पढ़ने का मौका है। अब तो एक मोबाइल में पूरी दुनिया भरी हुई है, ये जो चाहे पढ़ सकते हैं। आप पढ़ते क्या है? आप पढ़ कर निकालते क्या है? बात यह है कि हाँ, गांधी जी अहिंसा और सत्य के ही जो उन्होंने कमाया, देश की जनता जो उन्हें इतना मानती थी, उसके कारण ही उनके एक बात को लेकर के समाज और कानून व्यवस्था और जो सरकार थी वो प्रभावित होती। ये तो है ही, क्योंकि गांधी जी की बात ऐसी बात थी कि वो सबको जोड़ कर चल सकते थे और वो अहिंसा के रास्ते नहीं थे तो उनको और भी अधिक मान्यता मिली। और बच्चे वही बात है कि पढ़ के ही अगर ये करेंगे, मगर जब दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ फिर भी हम अगर देख लेते हैं कोई चीज़ को पढ़ते हैं दिमाग में पूर्वाग्रह के प्रभाव से, तो हमें चीज़ें उसी तरफ उसी एंगल से दिखाई देती है। चूँकि हम साहित्य पढ़ते हैं
तो साहित्य में एक चीज़ को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आज इतिहास तथ्य, कितना इतिहास का तथ्य सही है ये तो बहुत शोध के बाद ही पता चलता है। तो बच्चों में ये भावना है कि वो उस तरह से मतलब ध्यान नहीं देते हैं और जो बातें चल रही हैं उसी पे चलते रहते हैं, भेड़ चाल की तरह उसी को मान लेते हैं। देखिए कि जिस शांति निकेतन विश्व भारती की आज बात हुई है, बहुत दुर्दशा में चला गया विश्व भारती और शांति निकेतन। उस शांति निकेतन के लिए गुरुदेव को पैसा इकट्ठा करने में गांधी जी मदद करते हैं। ये कहीं नहीं आता है गांधी जी ने मदद की। जब गुरुदेव गए दिल्ली, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हो रहा है, कहीं से कुछ मिल, ठीक है मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से पैसा दिलवाते हैं, तो विश्व भारती में पढ़ाई शुरू होती है। यह मतभेद के बावजूद कोई सही काम कर रहा है तो उसके साथ खड़े होकर के हम उनकी मदद करें और वो अच्छे काम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। दरअसल बात यह है कि जब तक लोगों के मन में जो एक आकांक्षा रहेगी और स्वार्थ रहेगा, तब तक वो इस तरह से नहीं सोच सकेंगे। गांधी इस बार में कहते हैं कि मैं स्वार्थी हूँ, वो तो इस हद तक कहते हैं कि मैं बनिया हूँ, और बनिया जब हूँ तो मैं एक एक पैसे की कीमत समझता हूँ। हाँ, तो उन्होंने बनिया ये होना, गांधी बनिया है ये बता करके बनियापा नहीं कर रहे हैं। गांधी के ये होने का कि हम कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द को बोलने में भी उसको भी तोल करके बोलें। किसी भी चीज़ को देखने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। हम बनिया, जैसे कि व्यंग में ही कह देते हैं बनिया हो, तो उसका मतलब जो बनियापन, कंजूसी, नकारात्मक भाव जो उसका होता है, गांधी जी उसको नहीं लेते हैं। गांधी जी उसको भी सकारात्मक भाव में लेते हैं। और यही सकारात्मकता जो है वो उनको इतने दिन तक और इतनी स्थिरता से काम करने के लिए उनको प्रभावित करती है, उन्हें ऊर्जा देती है कि वो जितनी भी हिंसा हो या जो भी कुछ लोग बोल दें, मगर वो शांति से अपना काम करते रहते हैं। सत्याग्रह आंदोलन हुआ, नमक आंदोलन हुआ, उन्होंने बिल्कुल शांत भाव से, ये नहीं कि पूरे समाज को अस्त व्यस्त कर दिया और ऐसा काम किया। और रही बात कि भगत सिंह और गांधी जी की जब समानता, बलिया में गोली चलती है तो आदमी कहता है कि नहीं हम आंदोलन वापस लेते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट में कि हम हिंसा करेंगे तो इससे मुल्क नहीं आज़ाद होगा। ये जो क्षमता है ये अद्भुत क्षमता है। जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर वो नहीं रोके रहते देश इसी में आज़ाद हो गया होता, तो क्या उचारते कि आज़ादी को लंबा खींचा जाए ताकि हमको आंदोलन करते रहने का मौका मिले। नहीं, गांधी का ऐसा मंतव्य बिल्कुल नहीं था। मगर ये डॉक्टर बेगम गुलनाज, एक चीज़ हम समझना चाहते हैं, हमको लगता है कि यह शायद पहला मौका था उस दौर में जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, आज़ादी का आंदोलन शुरू किया, कि महिलाओं की संख्या अचानक बड़े पैमाने पर घर से निकल करके महिलाएं भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी। क्यों, ऐसा क्या था कि ये एक तरह से क्रांतिकारी पहल थी गांधी जी की ओर से। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जब तक स्त्रियां, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समाज के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है, अगर स्त्रियां आगे नहीं आएंगी तो वो समाज का आधा हिस्सा ही है जो आंदोलन में जुड़ा हुआ है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी थी कि ये जो समाज है, जो स्त्री समाज है, उसको भी आंदोलन से जोड़ दिया जाए ताकि उनके भीतर भी वो चेतना जगे, क्योंकि कहीं पर भी स्त्री और पुरुष में किसी तरह का वो भेदभाव नहीं मानते थे। और जैसा कि मैंने कहा कि क्रांतिकारी एक पहलू रहा है, उनका एक पहल रहा है, तो इससे समाज के प्रति, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति वो भी खुद सजग हुई। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भी ये माना, उनको भी यह एहसास हुआ कि समाज में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, वो कितनी अहम है समाज के लिए। इसीलिए कई बार स्त्री समाज में, स्त्री विमर्श में गांधी जी को काफ़ी सराहा जाता है। एकदम से स्त्री की जो छवि है, उसका जो समाज के प्रति, समाज के लिए योगदान है, वो बिल्कुल उसकी भूमिकाएँ बदल जाती है, उसका महत्व दोगुना हो जाता है। हाँ बलराम जी, एक छोटी सी चीज़ हम उठाते हैं बिंब के रूप में। गांधी जी बकरी रखते थे और बहुत महत्वपूर्ण बैठक में भी अगर बकरी के साथ उसको घास खिलाने का समय होता था तो घास खिलाने के लिए बोलते नहीं, मैं बकरी को घास। बकरी जो प्रतीक है, जो मैं समझ पाया हूँ, एक भोजपुरी गीत है, अब ना बस अब हम बाबू लोक नगरी, बाबू साहब मार के तू दिलन टंगरी, बकरी को मार दिया है। और उससे उसको जो आर्थिक अवनति होती है, आर्थिक जो परेशानी होती है, उस पर जो गीत है, एक बकरी, एक साधारण सा जीव रखने के प्रतीक के रूप में वो क्या कहना चाहते हैं? प्रतीक जो सबसे कमज़ोर आदमी के पास होती है, उसके आर्थिक अवलंब का सहारा, जबकि उनको गाय की कमी नहीं थी,
जितने गाय चाहते थे उतने गाय पाल सकते थे, खरीद सकते थे, उसका दूध पी सकते थे। गाय हवाई जहाज से मंगाते, जैसे अभी कुछ लोग मंगा रहे हैं बाबा लोग कि आते हैं तो गाय पहले आ जाती है दूध देने के लिए। हाँ, ये तो एक संदेश की जो आमजन की ज़रूरत को पूरा करे और ऐसे उसी का ज़िंदगी जिए, उसी की ज़िंदगी जिए। तो अपने आप को, जिसको मैं पहले भी कहा कि एक आम जन के ज़िंदगी को अपनाना, और न सिर्फ कपड़े में, रहन सहन में, उस हर तरह से उसको अपनाना। और बकरी एक प्रतीक के रूप में, कि गाय, तब भी गाय एक मध्यम वर्गीय लोगों का प्रतीक था, और आज भी हम देखेंगे कि गरीब से गरीब है, हमारे झारखंड में खास करके आप और देख सकते हैं कहीं भी कि वो बकरी रखें, और बकरी उसका इकोनॉमी है, उसी की इकोनॉमी है, उसका आपातकाल में उसका एटीएम है। वो कभी बीमार हुआ तो एक बकरी बेच के आएगा, और बकरी का दूध सुलभ है। और दूसरा एक और संदेश उनका है कि जो हम बात करते कि कोई काम बड़ा महत्वपूर्ण और कोई काम कम महत्वपूर्ण है, कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि हर काम का समय है और हमको उस समय का सम्मान करना चाहिए। तो अगर किसी काम का एक निश्चित समय है तो हमको उसी समय में वो काम पूरा करना है। इसीलिए गांधी जी अपने इतनी ज़िंदगी में जितना कुछ कर सके, जितना उनका अवतार, जितना उनका योगदान, पूरे ज़िंदगी एक आम आदमी जो गांधी जी लिख दिए हैं, कुछ नहीं काम करे, सिर्फ पढ़ते रहे तो भी पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी को अगर हम देखें, महात्मा गांधी के बारे में सोचें, महात्मा बने या न बने, हम एक संपूर्ण आदमी तो बन सकते हैं, मुकम्मल आदमी, जिसको आदमी कहते हैं, जो हर किसी के बारे में सोचे। वो कहते हैं कि वैष्णव जनते तैने कहिए, पीर पर आई जाने दे। वो अपने हिंदू होने का भी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि वैष्णव जनते तैने कहिए, पीर पर आई जाने दे। जो नहीं समझता है दूसरे की पीर और उस पीर को हरने के लिए कोशिश नहीं करता है, उसको वैष्णव जन कैसे कहा जाए। महात्मा गांधी ने इस भारत भूमि में जो प्रयोग किया अहिंसा का, उसके पहले भगवान बुद्ध ने प्रयोग किया था, जो भगवान बन गए, बुद्ध ने प्रयोग किया था, जो बाद में भगवान का रूप ले लिए। तो इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं, और अहिंसा एक इतनी बड़ी ताकत है जिससे प्रतिहिंसा नहीं जन्मती है, और उसी से समाज बेहतर बनेगा, मानवता बची रहेगी और प्रकृति सुंदर होगी। बीच बहस में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।